साल 2014 का लोकसभा चुनाव जीतने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अंदर देश के एक बहुत बड़े वर्ग को महानायक नजर आने लगा था। अब कतर में भारतीय नौसेना के 8 पूर्व अधिकारियों को मौत की सजा सुनाए जाने के बाद इस महानायक मोदी की विदेश नीति सवालों के कटघरे में है। इस मसले पर मेन स्ट्रीम मीडिया की चुप्पी सबको खल रही है और दूसरी तरफ अपनी योजनाओं और नीतियों का डंका पिटवाने के लिए इस देश के तमाम प्रशासनिक अधिकारियों से रथ हंकवाने की तैयारी की जा रही है। जनता ने 2 बार प्रचंड बहुमत दिया, इसका मतलब लोगों को बहुत उम्मीद रही होगी अच्छे दिनों की, मगर अच्छे दिनों को जब रथ पे चढ़कर एडवर्टाइज करना पड़े तब आप बेहद आसानी से समझ सकते हैं कि अभी अक्षय दिन सिर्फ विज्ञापनों में है। खैर, मोदी सरकार अपनी उपलब्धियों का बखान करने के लिए हजारों करोड़ रुपए खर्च करने वाली है, मगर जहां वो नाकाम रही है उसकी चर्चा इस वीडियो में करेंगे। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं द रोविंग जर्नलिस्ट। दोस्तों, पिछले 9 सालों से प्रधानमंत्री केवल अपने मन की बात जनता को सुनाते आए हैं, लेकिन जनता के मन की बात उन्होंने कभी सुनी नहीं, ना ही किसी सवाल का कोई जवाब दिया। असल में सवालों से मोदी को नफरत है। सवाल पूछने वाले लोग देशद्रोही और विदेशी एजेंट हो जाते हैं। गिने चुने जो इंटरव्यू उन्होंने दिए हैं वो सिर्फ आम खाने और मोर नचाने से ज्यादा कुछ नहीं थे। प्रधानमंत्री ने बस देश को संबोधित किया है, देश के सीधे सवालों के जवाब नहीं दिए, ना ही उन्होंने कोई प्रेस वार्ता आज तक की है। आखिर प्रधानमंत्री जवाब देने में इतना असमर्थ क्यों है? 13 साल तक जो आदमी गुजरात का मुख्यमंत्री रहा हो और उसके बाद 2 बार देश का प्रधानमंत्री बना हो, जिसके अकेले के करिश्मे के बल पर बीजेपी को बहुमत हासिल हुआ हो, जिस व्यक्ति के लिए लोगों का भक्ति का भाव इतना गहरा हो कि वो सारे कष्ट सहकर उसकी बात पर आंख मूंद कर भरोसा करते हैं, ऐसे में आखिर मोदी कुछ पत्रकारों के सवालों का जवाब क्यों नहीं दे सकते? वो भी ऐसे दौर में जब पत्रकारिता में तेजस्वी और पढ़े लिखे लोग लगातार कम होते जा रहे हैं, जो किसी से आंख में आंख डालकर सवाल पूछ सके। हमारा मोदी भगवान है और अमित शाह भगवान है, और मोदी राम और अमित शाह कृष्ण, और देश में जन्म ले लिए। और आदित्यनाथ क्या है? वो भी राम के अवतार हैं। कोरोना को रोकने के लिए लॉकडाउन जरूरी था, लेकिन शुरुआती दौर में सरकार ने जिस तरह से लॉकडाउन लगाया उसने लोगों को संभलने का कोई मौका नहीं दिया। हालांकि सरकार ने कहा कि जो जहां पर है उसके खाने पीने का ध्यान रखा जाएगा, लेकिन ऐसा वास्तव में हुआ नहीं। जैसे ही लोगों की जमा पूंजी खत्म हुई, राशन खत्म होने लगा, वो पैदल ही अपने राज्यों की तरफ, अपने शहरों, अपने गांव की तरफ निकल पड़े। सबसे ज्यादा पलायन महाराष्ट्र, गुजरात और दिल्ली से देखने को मिला। इस दौरान तमाम लोगों ने रास्ते में ही अपना दम तोड़ दिया और कुछ की अपने घर पहुंचने से चंद कदम पहले ही सांसें टूट गईं। सड़कों पर ऐसी तस्वीरें आम हो गई थीं। इन तस्वीरों ने मानवता को हिला कर रख दिया था। जिन लोगों ने इस स्थिति का सामना किया, उनके मन में केंद्र सरकार को लेकर काफी आक्रोश पैदा हुआ। सरकार पर यह भी आरोप लगते हैं कि कोरोना की दूसरी लहर में उसने वैज्ञानिकों की बात भी नहीं मानी। शमशान में चिताओं से उठती लपटें, ऑक्सीजन इंजेक्शन और दवाइयों के लिए भटकते लोग, अस्पताल के बाहर बेड न मिलने और इलाज के अभाव में दम तोड़ते लोगों के कारण मन में सरकार को लेकर नकारात्मक छवि बनी। लोग कोरोना से मरते रहे और मोदी चुनाव में रैलियां करते रहे। तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल के चुनाव के बाद कोरोना के मामले बहुत ज्यादा देखे गए। ऐसे में जब देश में कोरोना बढ़ रहा था, तब चुनावों को कुछ समय के लिए टाला जा सकता था। साल 2014 से जब मोदी सरकार सत्ता में आई थी, तब बेरोजगारी को हटाना पार्टी का सबसे बड़ा मुद्दा था। हर साल 2 करोड़ रोजगार का दावा करने वाली मोदी सरकार ने बीते 9 सालों में बेरोजगारी के मुद्दे पर कोई ठोस बात नहीं की। जनवरी 2018 में सुधीर चौधरी को दिए एक इंटरव्यू में प्रधानमंत्री ने पकौड़ा बेचने को रोजगार कहा था, जिसका देश भर के युवाओं और विपक्षी दलों ने विरोध किया। हालांकि तमाम लोग इसके समर्थन में भी थे। आपको याद होगा 2019 में जब नीति आयोग की एक रिपोर्ट में यह कहा गया था कि भारत में बेरोजगारी बीते 45 सालों में सबसे ज्यादा ऊंचे दर पर है, तब आनन फानन में इस रिपोर्ट को पब्लिश करने से रोक दिया गया था और रिपोर्ट वापस ले ली गई। कोविड के बाद देश में प्राइवेट सेक्टर में लगातार छटनी जारी है। जितनी नई नौकरियां पैदा नहीं हो रही हैं, उससे ज्यादा लोग अपनी नौकरी खो रहे हैं। जुलाई 2020 से मार्च 2023 तक करीब 3 सालों में देश भर के लगभग 19,687 MSME उद्योग बंद हो चुके हैं। नौकरियों पर संकट
डाटा के साथ एक वीडियो मैं पहले ही बना चुका हूं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप देख सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की गारंटी देने वाली मनरेगा दम तोड़ती दिख रही है। सरकारी नौकरियां खत्म हो रही हैं और देश में ठेका प्रथा जन्म ले रही है। सरकार कोई भी पार्टी बनाए, लेकिन यह चुनौती सबसे बड़ी होगी जिस पर गंभीरता से काम किया जाना चाहिए। तस्वीरों में दिख रहा ये पोस्टर अगर आपके दिमाग पर हथौड़ा नहीं मारता, या आप में से जो लोग अभी भी ये सोचते हैं कि शेर पालना महंगा पड़ता है, तो आपकी बुद्धि को प्रणाम करना पड़ेगा। 2014 में यही शेर सस्ते डीजल पेट्रोल का वादा करके राजा बना था, मगर राजा बनते ही शेर अपना वादा भूल गया। 2014 में जब मोदी सरकार सत्ता में आई थी, तब अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम $110 प्रति बैरल थे। तब पेट्रोल 72 रुपए प्रति लीटर के भाव पर मिल रहा था और डीजल 55 रुपए 48 पैसे में। अक्टूबर 2023 में ये $90 प्रति बैरल के आसपास है। तब भी हम डीजल पेट्रोल लगभग 100 रुपए के आसपास खरीद रहे हैं, जो महंगाई बढ़ने का एक बड़ा कारण है। क्रूड ऑयल के दाम गिरने पर भी जनता को इसका कोई सीधा लाभ नहीं दिया गया। कहने को डीजल पेट्रोल की कीमतें तय करना अब तेल कंपनियों के हाथ में है, लेकिन चुनाव के समय इसे सरकार कैसे अपने हाथ में ले लेती है, ये सोचने वाली बात है। और चुनाव के बीतते ही फिर से जनता का शोषण शुरू हो जाता है। कायदे से देश के हर पेट्रोल पंप पर एक बोर्ड लगा होना चाहिए जिसमें तेल की असली कीमत और केंद्र और राज्य सरकार का टैक्स और डीलर के कमीशन की जानकारी सार्वजनिक रूप से लिखी होनी चाहिए, ताकि आम जनता को यह पता चले कि कौन कितनी जेब काट रहा है। भ्रष्टाचार का लाइसेंस देने वाले चुनावी बॉन्ड को मोदी सरकार लेकर आई। इसमें खास बात यह है कि इसमें किसी भी दल का विरोध सामने नहीं आया। आरबीआई एक प्रकार का बॉन्ड जारी करेगा और जो भी व्यक्ति राजनीतिक पार्टी को दान देना चाहता है वो पहले बैंक से बॉन्ड खरीदेगा, फिर जिस भी राजनीतिक दल को दान देना चाहता है उसे दान के रूप में ये बॉन्ड दे सकता है। लेकिन इसमें जो सबसे ज्यादा चौंकाने वाला फैक्ट है वो ये कि किस राजनीतिक दल को किसने कितना पैसा दिया, इसकी जानकारी पूरी तरह से प्राइवेट रखी जाएगी। मतलब जनता को यह जानने का कोई अधिकार नहीं है कि उसकी चुनी गई सरकार किसके पैसे से चल रही है। और जाहिर सी बात है कि जिससे पैसे लेकर सरकार चलेगी उसके हित में योजनाएं बनाएगी। फिलहाल इस पर 31 अक्टूबर 2023 से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। 8 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 500 और 1000 के नोटों को अचानक चलन से बाहर कर दिया। नोटबंदी के बाद भारतीय बैंकों को 35,000 करोड़ का नुकसान हुआ और देश की अर्थव्यवस्था को 1.28 लाख करोड़ का झटका लगा। नई करेंसी छापने के लिए 17,000 करोड़ का खर्च बताया गया। इसका सीधा असर भारत की अर्थव्यवस्था पर पड़ा, जिसे रिकवर होने में कई साल लग गए। मोदी ने यह फैसला अपने कुछ अधिकारियों के साथ मिलकर ले लिया। इसमें कैबिनेट के दूसरे मंत्रियों, यहां तक कि उस समय के जो तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली थे, उनको भी लूप में रखा गया। अपना पैसा बेकार होने के सदमे से कई लोगों की जान चली गई और रोने की खबरें भी उस समय जो है अखबारों में छपा करती थी। पूरा देश लाइन में लगा हुआ था। तमाम लोगों के काम धंधे छूट गए, जीडीपी को गहरा धक्का पहुंचा, तमाम उद्योग धंधे बंद हुए। नोटबंदी के बाद सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की एक रिपोर्ट ने बताया कि जनवरी से अप्रैल 2017 के बीच 15 लाख लोगों की नौकरियां चली गई। मोदी सिर्फ भावुक अपीलें करते रहे। कभी 50 दिन मांगते थे, कभी झोला उठाकर चल देने की बात कहते, कभी खुद को चौराहे पर जिंदा जला देने की बात कहकर जनता को इमोशनली ब्लैकमेल करते रहे। आज 7 सालों के बाद भी नोटबंदी का फायदा क्या हुआ, इसकी कोई रिपोर्ट और जवाब नहीं है। 2017 में आरबीआई ने नोटबंदी को लेकर अपनी एक रिपोर्ट दी थी, जिसमें यह बताया गया कि नोटबंदी के बाद सरकारी बैंकों में 500 और 1000 के पुराने नोटों में से लगभग 99% बैंकिंग सिस्टम में वापस लौट आए। तो फिर आखिर काला धन कहां गया, ये सवाल चारों तरफ से उठे। सरकार ने नोटबंदी जाली नोट पर लगाम लगाने के लिए करी, ये बात भी कही, लेकिन 2021 में एनसीआरबी की एक रिपोर्ट आई। उसमें बताया गया कि नोटबंदी के बाद से अब तक जितने भी जाली नोट पकड़े गए उसमें 60% 2000 के नोट रहे। 2020 में एनसीआरबी की एक और रिपोर्ट आई जिसमें यह दावा किया गया कि नोटबंदी के बाद जाली नोटों का सबसे बड़ा गढ़ गुजरात बना, जो कि प्रधानमंत्री का गृह राज्य है। तब पूरे देश के 2000 में से जो जाली नोटों का 26% हिस्सा था वो गुजरात से पाया गया। मई 2023 में 2000 के नोटों को चलन से बाहर करने का फैसला लिया गया। विदेश नीति को लेकर देश में खूब प्रचार किया गया। पैर छूते, गले पड़ते, झूला झुलाते, हाथ हिलाते नेताओं के साथ बहुत सारी तस्वीरें वायरल की गई। ये ठीक है कि विदेशों में भारत का रुतबा बढ़ा है और कई देशों से संबंध मजबूत हुए हैं, लेकिन कतर में भारतीय नौसेना के 8 पूर्व अधिकारियों को फांसी की सजा,
चीन की तरफ से जारी गतिरोध, मालदीव और पड़ोसी देश नेपाल से बिगड़े संबंध सरकार की विदेश नीति पर जब तब सवाल उठाते रहे हैं। योजना आयोग की रिपोर्ट्स डेटा के लिए एक बहुत बड़ा सोर्स हुआ करता था। वो सरकारी योजनाओं का ऑडिट करती थी और ये बताती थी कि सरकार में चीजें कैसे चल रही हैं। लेकिन इसके खत्म होने के बाद सरकार आपको जो भी डेटा देती है उस पर विश्वास करने के अलावा दूसरा कोई रास्ता आपके पास नहीं है। सीएजी के ऑडिट्स लंबे समय के बाद बाहर आते हैं और नीति आयोग के पास ये अधिकार ही नहीं है। सरकार ने न सिर्फ मीडिया पर अंकुश लगाया बल्कि योजनाओं और नीतियों के डाटा को भी लिमिट कर दिया। सांसद आदर्श ग्राम योजना, मेक इन इंडिया, स्किल डेवलपमेंट, स्टार्टअप इंडिया जैसी तमाम योजनाएं फेल साबित हुई हैं। सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता दशकों से खराब होती आई है। आयुष्मान भारत में भारी घोटाला हाल में सामने आया। किसानों के संकट को स्वीकार करने में यह सरकार फेल साबित हुई। इस सरकार की वास्तविक नकारात्मकता यह है कि कैसे इसने एक सोची समझी रणनीति के साथ राष्ट्रीय चर्चाओं को प्रभावित किया। इस सरकार में मीडिया इतना बदनाम हुआ है कि अब हर एक पत्रकार की आलोचना को यह कहकर नकार दिया जाता है कि या तो इसे भाजपा से पैसा नहीं मिलता या फिर ये कांग्रेस के पेरोल पर है। इस सरकार ने एक नजरिए को हवा दी है कि बीते 70 सालों में भारत में कोई भी काम नहीं हुआ, जो कि सरासर झूठ है। लोगों के दिमाग में यह भर दिया गया कि हिंदू और हिंदुत्व को बचाने के लिए सिर्फ एकमात्र विकल्प है नरेंद्र मोदी। यदि आप सरकार के खिलाफ बोलते हैं तो आप राष्ट्र विरोधी हैं और इस लेबलिंग के साथ सरकार की न्याय संगत आलोचना बंद हो चुकी है। हर वास्तविक मुद्दे को विपक्ष की चाल बताया जाता है। ऐसी तमाम बातें हैं जिनसे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मोदी सरकार ने राष्ट्रीय संवाद को एक अंधेरे कोने में ढकेल दिया है। हालांकि चुनाव के दृष्टिकोण के रूप में आप सभी के अपने अपने निर्णय हैं। वीडियो पर अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिएगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। नमस्कार।